हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो की इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो एजुकेशनल इंडिया टेलीग्राम चैनल है, उस पे आप क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अरब और तुर्कों का आक्रमण, यानी एक पुस्तक है चचनामा। उस पुस्तक के अनुसार अरब लोग थे, जो अरब लोग हैं, अरब लोगों ने पहली बार और प्रथम टाइम आक्रमण पंजाब के पास जो सिंध है, उस सिंध वाले इलाके पे किया था, यानी कि राजस्थान के साथ है और पंजाब और सिंध की सीमा लगती है। यानी जो सिंध वाला क्षेत्र है वहाँ पर सबसे पहले और जो अरबी लोग थे उन्होंने आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें चचनामा पुस्तक से मिलती है। सबसे पहला आक्रमण अरबी अपन कह सकते हैं कि आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। उसने 711 ईस्वी में सिंध पर किया। कुछ एक स्रोतों के अनुसार 712, तो याद रखना 711 712 के आसपास है। और सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम ने और आक्रमण किया था। इनके मुख्यतः दो उद्देश्य थे। पहला तो था धन प्राप्त करना या धन लूटना, धन लूटते थे। और दूसरा उद्देश्य जो इस्लाम धर्म है उसका प्रचार करना। 700 या 800 ईस्वी के आसपास, 700 800 या फिर अपन कह सकते हैं इसके बाद इस्लाम धर्म का उदय हो चुका था। तो इस्लाम का प्रचार और धन लूटना, ये उनके दो उद्देश्य थे। आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था, यानी कि सिंध का राजा दाहिर था। सिंध पर आक्रमण का आदेश अरब के सूबेदार अल हजाज ने दिया। भारत पर अरबों के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य धन लूटना और इस्लाम का प्रचार करना, इस पे अपन चर्चा कर रहे हैं। अरबों के सिंध पर आक्रमण की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? चचनामा पुस्तक से, इसकी भी बात कर रहे हैं। अरबों ने और सिंध क्षेत्र में ऊंट पालन और खजूर की खेती, यानी कि वही बात है कि खजूर एक दो अभी खजूर पे क्या पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। यानी रेगिस्तान सिंध का क्षेत्र है वो रेगिस्तान वाला ही क्षेत्र है। यानी कि जो राजस्थान का, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट है, उसी प्रकार सिंध में भी थार डेजर्ट है। तो वहाँ पर ऊंट और खजूर की खेती का प्रचलन अरबों ने किया था। अब अपन पढ़ते हैं मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी का जन्म 1900 नहीं 971 ईस्वी में और हुआ था। उनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था, यानी कि मोहम्मद गजनी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था और उनके पिता का नाम सुबुक्तगीन था। वो और बेसिकली गजनी की राजधानी पर है, मोहम्मद गजनी की राजधानी पर है। और 998 ईस्वी को और बैठा था। 998 ईस्वी यानी कि 1000 के आसपास की बात चल रही है भारत पर। इसने पहला आक्रमण सन 1000 ईस्वी में किया था, ये याद रखना। 1000 ईस्वी फिक्स, 1000 ईस्वी। इसने भारत पर करीबन 17 आक्रमण किए थे, यानी 17 बार आक्रमण किया था और इसका मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। मोहम्मद गजनवी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकार था, यानी कि जो हिंदू देवी देवताएं थे उनकी ये मूर्तियां तोड़ता था। और इसने 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराया। गजनी ने 1025-26 के दौरान जो गुजरात है, पहले महाराष्ट्र और गुजरात एक ही था। जो गुजरात का सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर सोमनाथ मंदिर है, समुद्र के पास है। वहाँ पर इसने आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर से जो अपन कह सकते हैं कि खजाना था सोमनाथ मंदिर का, धन दौलत थी, वो लूटी थी। अंतिम अभियान की बात करें, अंतिम आक्रमण की बात करें तो वो 1027 ईस्वी में था। गजनी में एक विशाल, यानी कि जो अपन कह सकते हैं गजनी क्षेत्र है, वहाँ पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अल बरूनी, फरदौसी और फरूकी जैसे महान विद्वान इसके दरबार में थे। अल बरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा में लिखता था और अल बरूनी की बुक है किताब उल हिंद। और फरदौसी की बुक का नाम है या रचना का नाम है शाहनामा। यानी अल बरूनी, इनके बारे में अपने एनसीईआरटी में भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये दोनों और गजनी के साथ हैं भारत आए थे, यानी कि गजनी के साथ भारत आए थे और सन 1000 ईस्वी के आसपास के। और अपन कह सकते हैं कि भारत की जानकारी इनकी जो बुक है किताब उल हिंद
या फिर अपन कह सकते हैं कि शाहनामा फरदौसी के शाहनामा है, उनसे हमें जानकारी मिलती है। अब पढ़ेंगे हम गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान बेसिकली आज सिंध की राजधानी है। सिंध यानी कि अपन कह सकते हैं कि पाकिस्तान का एक राज्य है। पाकिस्तान में मुख्य रूप से 4 राज्य हैं, पंजाब, खैबर पख्तून खैबर पख्तून और बलूचिस्तान, ये 4 राज्य हैं। इनमें से एक राज्य है सिंध, और सिंध की जो राजस्थान के साथ लगता है, और सिंध की राजधानी क्या है, मुल्तान। और मुल्तान पर जो गोरी ने आक्रमण किया था 1175 के आसपास है। और दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन यानी गुजरात में पड़ता है। पटना अपने बिहार में पड़ता है और पाटन गुजरात में पड़ता है। पाटन के शासक भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरीके से पराजित किया था, हराया था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद है। जयचंद ये वही है पृथ्वीराज संयोगिता के पिता का नाम जयचंद है। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच 1194 में युद्ध हुआ था, जिसमें गोरी विजय हुआ था। मोहम्मद गोरी के साथ आने वाले प्रथम सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनकी दरगाह अजमेर में है और ये गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। मोहम्मद गोरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का, या फिर अपन कह सकते हैं जो लक्ष्मी देवी धन की देवी है, उनके चित्र या उनकी मूर्ति या उनकी फोटो अंकित करवाई थी। मोहम्मद गोरी की हत्या 1206 में हुई थी। लेकिन दोस्तों इसमें एक टर्निंग पॉइंट है, वो मिस हो गया है कि क्योंकि राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं, इसलिए जानबूझ के भी मिस किया गया है कि 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में त्राइन का सेकंड युद्ध हुआ था। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से विजयी रहे थे, लेकिन त्राइन का सेकंड युद्ध जो 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गोरी और विजयी हो गया था। उसके बाद अपन कह सकते हैं कि जो भारत या फिर अपन कह सकते हैं कि उत्तरी भारत है, दिल्ली के आसपास अजमेर, इसमें और मोहम्मद गोरी का शासन हो गया था। और अपने गुलाम के माध्यम से, एक गुलाम था उसका, उस गुलाम का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके ऐबक को इस क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। और जो अपन कह सकते हैं कि ऐबक के माध्यम से यहाँ से वो गोरी और राजस्व एकत्रित किया करता था। अब हमें गोरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे दिल्ली में संतल्त काल या संतल्त युग देखेंगे दिल्ली में। मुख्य रूप से इसमें हम 5 राजवंश पढ़ेंगे। गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला है खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यानी गुलाम वंश या फिर अपन कह सकते हैं संतल्त वंश की शुरुआत है, या संतल्त युग की शुरुआत गुलाम वंश से हुई थी 1206 में। और गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की या फिर लाहौर की, या फिर अपन कह सकते हैं ये अपना क्षेत्र है, इसका कार्यभार संभालता है। और अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उसकी हार हो जाती है। गुलाम वंश या मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश का नाम गुलाम वंश क्यों पड़ा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और गोरी का गुलाम था, इसलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, या मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ऐबक गोरी का गुलाम था और गोरी ने इसे दिल्ली, लाहौर, अजमेर, इस क्षेत्र का बेसिकली क्या नियुक्त कर रखा था, गवर्नर नियुक्त कर रखा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श यानी कि लाख रुपए का दान करने वाला लाख बख्श कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ चंद्रमा का स्वामी, यानी कि जो चंद्रमा का मालिक है, स्वामी है, उसका यानी कुतुबुद्दीन ऐबक नाम का और अर्थ निकलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, कुव्वत उल इस्लाम। और इसने अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसकी जगह है एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभ करवाया था, या इसके शासनकाल में। और कुतुब मीनार का और निर्माण स्टार्ट हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री की शादी इल्तुतमिश से हुई थी। इल्तुतमिश बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक का
गुलाम था, यानी कि ये गुलाम सीरीज है। जैसे गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। या फिर अपन कह सकते हैं इल्तुतमिश से बलबन आएगा, तो ऐसे गुलामों की सीरीज चलती रहेगी। तो बलबन भी एक गुलाम ही था। नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? सेनापति था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय जिसमें लाखों और किताबें जला दी गई थी, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के और सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा और जलाई गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान, जिसे पोलो भी कहते हैं, खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी और इसे लाहौर, जो वर्तमान में पाकिस्तान है, में दफनाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसकी हत्या उसके दामाद और उसके गुलाम इल्तुतमिश ने कर दी। वह दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली शुरू की। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। यह एक इल्बरी तुर्क था, यानी कि जो ऐबक ऐबक नहीं, इल्तुतमिश था, वो एक तुर्क था। इल्तुतमिश ने 40 अमीर तुर्क 40 अमीर, अमीर का अर्थ हो गया जैसे सरदार टाइप के लोग होते हैं ना, सरदार। सरदार यानी कि राजा के जो बाद होते हैं, सेकंड वाला पद है, वो सरदार होते हैं, उन्हें आमतौर पर अमीर कहा जाता है। 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे तरकान ए चहलगानी नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ऐसे क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो वो किसने किए थे? इल्तुतमिश ने किए थे। इसके समय चांदी के सिक्कों को टका तथा तांबे के सिक्कों को जित जितुलू जितुलू नाम से और जाना जाता था। जितुलू नाम से, और चांदी के तांबे के सिक्कों को और टका नाम से चांदी के सिक्कों को जाना जाता था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, ये बात बता दिए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय और इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था या गवर्नर नियुक्त था। इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली लाया, यानी कि लाहौर से ऐबक था वो तो अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है, और इल्तुतमिश ने लाहौर से और दिल्ली राजधानी लेके आया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति ली। खलीफा बेसिकली जो बगदाद में बैठता था वो, और मुस्लिम शासक थे, उनका अपन कह सकते हैं सुप्रीम लीडर था, जो धार्मिक गुरु भी था। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में, ऐबक की मृत्यु 1210 में, इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है, जो कि एक अयोग्य शासक था। यानी इल्तुतमिश के जितने भी पुत्र थे वो अयोग्य थे, और उसके बाद उसका पुत्र अयोग्य था। शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथों में थी। शाह तुर्कान इल्तुतमिश की बेगम थी। तुर्की के अमीरों ने गद्दी से, और जो अपन कह सकते हैं रुकनुद्दीन ने उसे हटा दिया, और इल्तुतमिश की पुत्री रजिया नाम था जिसका, रजिया सुल्तान को राजगद्दी पर बैठा दिया। यानी रजिया एक महिला होने के बावजूद भी और दिल्ली की गद्दी पर बैठी इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद, और अयोग्य राजाओं के, अयोग्य सुल्तानों के अभाव में उसकी पुत्री को बिठाया गया, रजिया सुल्तान। रजिया पहली मुस्लिम महिला शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाल ली है। रजिया एक रेयर ऑफ रेयर, विरला, सबसे विरला एग्जाम्पल है कि ऐसे अपन कह सकते हैं कि जहाँ पर पर्दा प्रथा या बुर्के का बहुत ज़्यादा चलन था, वहाँ पर एक रजिया नाम की और सामान्य महिला और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठती है। रजिया सुल्तान की शासनावधि 36 से और 1240 थी, यानी 4 वर्ष तक रही थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वह पर्दा प्रथा ताकर पुरुषों की तरह दरबार में आने लगी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। रजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कर दी गई, और अल्तुनिया साथ था, अल्तुनिया के साथ। 1246 में नासिरुद्दीन मोहम्मद दिल्ली का शासक बना। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ किया। 1265 में नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, इल्तुतमिश का गुलाम था। यानी कि वही सीरीज चल रही है। गोरी का गुलाम कौन? तो गोरी का गुलाम ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन? तो इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का गुलाम कौन? तो बलबन। ये एक पूरी सीरीज चल रही है। बलबन 1265 में दिल्ली की
और गद्दी पर बैठता है। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया था। यानी कि जो बलबन था, बलबन ने और मंगोलों से दिल्ली की रक्षा की थी। मंगोल एक खूंखार जाति थी, आदिवासी कबीला था ऐसे मान लीजिए, और उन्हें किसी भी चीज़ का सेंस नहीं था, एकदम लुटेरे, एकदम भ्रष्ट आदमी थे मंगोल। बलबन ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के संगठन का अपन कह सकते हैं विनाश कर दिया या उसे ध्वस्त कर दिया। बलबन ने सिजदा और पेबोस नामक प्रथा चलाई। सिजदा यानी कि सुल्तान के आगे और बेसिकली झुकने की परंपरा होती है। बलबन ने पारसी त्योहार नवरोज मनाने की प्रथा अपन कह सकते हैं कि आरंभ की या परंपरा आरंभ की। बलबन ने दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। यानी कि दिल्ली में दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था उसकी और अपन कह सकते हैं स्थापना की थी। बलबन ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। यानी कि बलबन ने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया था, तो उसने अपने राज्य को सुदृढ़ यानी कि अपन कह सकते हैं मजबूत बनाने का प्रयास किया था। बलबन ने देवीय अधिकार सिद्धांत का समर्थन किया था। यानी कि देवता का दूत या फिर अपन कह सकते हैं खुदा का दूत के रूप में उसने अपना शासन किया था। बलबन के दरबार में प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो रहते थे, जो बाद में और अलाउद्दीन खिलजी के साथ हमें देखने को मिलेंगे। बलबन ने अपने शत्रुओं के विरुद्ध लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लौह यानी कि युद्ध और मार काटने की नीति अपनाई थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमशुद्दीन क्यूमर्स था। गुलाम वंश का अंत जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था। अब पढ़ेंगे अपन खिलजी। खिलजी वंश की स्थापना और अलाउद्दीन खिलजी के चचा जान और ससुर जी जलालुद्दीन खिलजी ने की थी 1290 में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद यानी आज का प्रयागराज उसके पास है कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुर्रा सफ्त था। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी और सैनिक को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी ने बेईमानी को रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली और बाजार नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था आरंभ की। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने और जो अपन कह सकते हैं घूसखोरी या फिर अपन काला बाजारी उसको रोकने के लिए और बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम मलिक काफूर था। मलिक काफूर के बारे में आप काफ़ी जानते हैं। चलो भी मलिक काफूर को हजार दिनारी भी कहा जाता था। ये इतिहास के कुछ ऐसे किरदार हैं जो अपन कह सकते हैं कि बिना पढ़े भी या फिर अपन कह सकते हैं कि इतिहास की जानकारी अब कम है फिर भी हमारे सामने आते रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण की विजयों की सफलता का नेतृत्व किया था। घोड़ों को दागने यानी कि घोड़ों पर निशान लगाने तथा सैनिकों का उलिया यानी कि फेस उलिया लिखने की प्रथा का आरंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यानी कि घोड़ों को दागने, घोड़ों पर निशान करने और जो बेसिकली सैनिकों का उलिया अपन कह सकते हैं आधार कार्ड बनाते थे उस टाइम की देसी आधार कार्ड है। अलाउद्दीन खिलजी के समय चित्तौड़ मेवाड़ का शासक राणा रतन सिंह था। यानी ये बात है 1300 के समय की, 1300 ईस्वी के समय की। तो रतन सिंह मेवाड़ का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कई बार आक्रमण किया था। देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में 1307-1308 में किया था। दक्षिणी भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 1316 में हुई थी। मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आता था। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मुबारक खिलजी दिल्ली का शासक बना और जो महिलाओं के शौक रखता था यानी जनाना शौक रखता था। मुबारक खिलजी
की हत्या उसके वजीर, वजीर अपन कह सकते हैं, मंत्री मान सकते हैं या सेनापति, उसके वजीर खुसरो शाह ने 1320 ईस्वी में कर दी और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो शाह की हत्या गाजी मलिक उर्फ गयासुद्दीन तुगलक ने की। यहाँ से हम देखेंगे तुगलक वंश की स्थापना। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी जी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश के बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश की स्थापना तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी वंश के बाद अपन पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। ये तुगलक वंश है वो 1320 से और 1414 तक हमें देखने को मिलेगा। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक खुसरो शाह को पराजित करके दिल्ली की शासन पर विराजमान हो गया। इसने कई बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया और दिल्ली को बचाया। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना की। इस नगर में रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसे छप्पन कोट कहा जाता है। यानी छप्पन कोट का निर्माण किसने करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर में करवाया था और इस नगर की स्थापना भी गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा, दिल्ली अभी बहुत दूर है। यानी कि औलिया ने और तुगलक के बारे में कहा था, या तुगलक को कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल के नीचे दबकर हो गई। यानी कि लकड़ी के महल के नीचे दबकर उसकी मृत्यु हो गई। चलो भाई, मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सबसे शिक्षित और योग्य व्यक्ति था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो तुगलक वंश से था वो सबसे योग्य और सबसे समझदार, शिक्षित और अपन कह सकते हैं सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहा जाता है। इसका साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। यानी कि पढ़ा लिखा, समझदार और पागल भी कहा जाता है। यानी कि ये अपन कैसे विरोधाभास देखो, पैराडॉक्स देखो, पागल के साथ है और पढ़ा लिखा समझदार है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर को ही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को बनाया और उसका नाम दौलताबाद रखा। वह फिर से 1335 ईस्वी में अपनी राजधानी को दिल्ली ले आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों में भी भाग लेता था। मोरक्को यात्री इब्न बतूता, जिसकी बुक का नाम रियला था, इब्न बतूता की बुक का नाम तो क्या था? रियला। ये मोरक्को का निवासी था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और भारत आया। अब अपन ने पीछे और अल बरूनी के बारे में पढ़ा था, तो अल बरूनी के बुक का नाम क्या था? किताब उल हिंद था। मोरक्को निवासी अल इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 1333 ईस्वी में आया। इब्न बतूता ने किताब उल रिहला नामक पुस्तक की रचना की थी जिसके बारे में अपने भारत के और अपन कह सकते हैं कि बारे में जानकारी मिलती है। विदेशी यात्री इब्न बतूता के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, यानी गाली भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 ईस्वी में हुई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक शासक बना। उसने उड़ीसा के प्रे में स्थित जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था। यानी कि उड़ीसा में, परी नहीं पुरी है, ये उड़ीसा के पुरी में स्थित और जगन्नाथ मंदिर, ये थोड़ा सा सही कर लेना, उड़ीसा के पुरी में और जगन्नाथ मंदिर है उसको ध्वस्त किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और नालंदा विश्वविद्यालय बेसिकली जो बख्तियार खिलजी था उसने ध्वस्त किया था। तो इंटरकनेक्ट करके पढ़ो ताकि याद करने में थोड़ी सी सोराई रहे। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक था। बेसिकली ये जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर जो नॉन मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है,
उनसे लिया जाने वाला धार्मिक कर है। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में संस्कृत से फारसी भाषा में हिंदू ग्रंथों के अनुवाद की व्यवस्था की थी, यानी कि जो संस्कृत भाषा है उससे फारसी भाषा में और हिंदू जो ग्रंथ हैं उनको कन्वर्ट करने की व्यवस्था की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जैसे लगभग 300 नगरों की स्थापना की थी। यानी फिरोज शाह तुगलक ने अकेले ने और लगभग 300 नगर, जिसमें मुख्य फतेहाबाद, फिरोजाबाद, उसके अलावा फिरोजपुर, जौनपुर आदि नगर थे, इनकी स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या सर्वाधिक थी। दासों की संख्या और ज़्यादा थी, यानी कि सबसे ज़्यादा थी। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 1200 फलों के बाग लगाए, यानी 1200 फलों के 1200 टाइप के फलों के बाग लगवाए। मेरठ और टोपरा से अशोक के स्तंभ को लेकर दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया, यानी कि मेरठ और टोपरा के जो अशोक के स्तंभ थे उन्हें दिल्ली में स्थापित किया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में अनेक बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा का नाम क्या था? फतुहा ए फिरोज शाही की रचना की थी। आत्मकथा यानी स्वयं लिखते और जीवनी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक था। तैमूर ने नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। सैयद वंश, अब सैयद वंश पढ़ेंगे। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। ये सैयद वंश 1414 से और 1451 के मध्य और दिल्ली पर शासन करता है। खिज्र खां ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी। खिज्र खां ने तैमूर की सहायता की थी, यानी कि खिज्र खां इसने तैमूर लंग की सहायता की थी। यमुना नदी के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना खिज्र खां के पुत्र मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद, ये सैयद है, थोड़ा सा सही कर लेना। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्ष तक चला। तारिक ए मुबारक शाही पुस्तक के लेखक याया बिन सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज थे, यानी कि जो दिल्ली वंश के सैयद है जैसे खिज्र खान जैसे, ये पैगंबर मोहम्मद साहब के प्रोफेट मोहम्मद साहब के क्या थे? उनके वंशज थे, लोधी वंश। अब अंतिम वंश है ये लोधी वंश, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश है लोधी वंश है। उसके बाद अपन मुगल वंश पढ़ेंगे। 1451 से 1526 इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। लोधी वंश की संस्थापना बेलो लोधी ने की थी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। 1451 में गाजी की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर, गद्दी है ये, गद्दी कर देना, तो कुछ एक टाइपिंग मिस्टेक है तो उनके लिए क्षमा चाहूँगा। चलो, गद्दी पर बैठा। लोधी वंश प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया। बेलोर लोधी के पुत्र निज़ाम खां सिकंदर लोधी ने आगरा, या निज़ाम खां जिसका नाम सिकंदर लोधी था ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की थी। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। गुलरुखी उपनाम से फारसी कविताएं लिखने वाला पहला सुल्तान सिकंदर लोधी था, यानी कि गुलरुखी उपनाम, यानी कि अपना असल नेम या फिर अपन तखल्लुस, एक तखल्लुस चलता है, जैसे सतिंदर सरताज का सरताज तखल्लुस है, उसी रूप में, और गुलरुखी तखल्लुस से, और फारसी में कविता सिकंदर लोधी लिखता था। सिकंदर लोधी ने भूमि मापने की गज की सिकंदरी पैमाना जारी किया। मोट की मस्जिद 1505 के आसपास सिकंदर लोधी के वजीर मियाँ बुआ द्वारा निर्मित की गई थी। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हुई। मृत्यु के दिनों में उसका ज्येष्ठ पुत्र इब्राहिम लोधी राजगद्दी पर बैठा। इब्राहिम लोधी मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान था जो युद्ध भूमि में मारा गया। दिल्ली सल्तनत का
अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और जो किससे लड़ते हुए मारा गया, बाबर से लड़ते हुए मारा गया। चलो भाई, बाबर से लड़ते हुए मारा गया। काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए लाहौर पंजाब के गवर्नर दौलत खां तथा इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां लोदी ने बुलाया था। यानी कि अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि बाबर को किसने बुलाया था, इंडिया में किसने बुलाया था, आजकल एक विवाद चल रहा है कि बाबर को भारत में किसने बुलाया था, तो उसमें कुछ एक हमारे वीर महाराणा सांगा का नाम लेते हैं, लेकिन सांगा और बाबर का तो कोई मेल ही नहीं था। इब्राहिम लोदी और बाबर को इनको कुछ सांगा जी समझते भी नहीं थे। दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चचा आलम खां ने और बाबर को इंडिया में बुलाया था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और जिसमें बाबर विजयी रहा था और इब्राहिम लोदी की क्या हुई थी, शिकस्त हुई थी। अब देख लेते हैं मुगल एम्पायर। यानी पीछे तो अपन ने और बेसिकली 5 राजवंश पढ़े जिसे संतुलित काल के और 5 राजवंश कहा जाता है। सबसे पहले हम गोरी के गुलाम के बारे में पढ़ा था। गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया और बलवन आए। उसके बाद जो गुलाम वंश के बाद और खिलजी वंश आया था। खिलजी वंश में जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उनके बारे में पढ़ा था। खिलजी वंश के बाद अपन ने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा था। तुगलक वंश के बाद और आपके सैयद वंश के बारे में पढ़ा था। सैयद वंश जो खिजर खान थे जिसके संस्थापक है, और खिजर खान जो खुद को और पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज मानते थे। और सैयद वंश के बाद है लोधी वंश, बहलो लोधी, और अंतिम शासक है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किसके हाथों शिकस्त हो गया था या किसके हाथों हार गया था, बाबर के हाथों, और भारत में बेसिकली मुगल एम्पायर की स्थापना हो गई थी। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और लोधी के बीच में हुआ था और जिसमें किसकी विजय हुई थी, बाबर की। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था और ये बाबर था, ये उज़्बेक था। बाबर बेसिकली उज़्बेक था। बाबर संस्थापक, मुगल संस्थापक बाबर जब लगभग 12 वर्ष का था तब 1494 में उसे फरगना का उत्तराधिकार नियुक्त कर दिया था, या अपन कह सकते हैं कि उत्तराधिकारी या फरगना का जो शासन है वो बाबर के हाथ में आ गया था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बाबर का भारत में प्रथम अभियान 1518 से 1519 में यूसुफ जाई जाति के खिलाफ था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति तथा तोपखाने का प्रयोग किया था। यानी ये तुलगमा युद्ध टैक्टिक या फिर अपन कह सकते हैं वॉर टैक्टिक और तोपखाने का यूज किया था। मुस्ता अली तथा मुस्तफ़ा खां बाबर के दो तोपची थे या तोप निशानेबाज थे, यानी तोपची कहते हैं, तोप चलाने वाले थे उस्ता अली और मुस्तफ़ा खां। बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। मस्त कलंदर आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था और इसमें बाबर विजयी रहा था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और बंगाल तथा बिहार की संयुक्त सेना के बीच हुआ था और जो होना था वही एज इट इज रिपीट हुआ था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा जिसका अनुवाद मुख्य रूप से फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान यानी रहीम जी कहते हैं, बेसिकली उन्हें रहीम जी ने किया था। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है, यानी साहित्य की रचना भी करता था बाबर। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में
है बना हुआ है हुमायूं 1530 से 1540 और कुछ टाइम शेर शाह सूरी आ गए थे तो 1555 से 1556। प्रथम युद्ध हुमायूं 1530 ईस्वी, प्रथम युद्ध नहीं, प्रथम बार हुमायूं 1530 से 30 ईस्वी में और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना की। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था और जिसमें शेर शाह सूरी विजयी हुए थे। कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था और शेर शाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा हरा दिया और हुमायूं बाढ़ छोड़कर भाग गया। सर हिंद विजय के पश्चात हुमायूं 1555 में दोबारा दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कुछ ही जो अपन कह सकते हैं कि ऐसे हुमायूं ताकतवर नहीं था, इसने विजय नॉर्मल वॉर थी, ये नॉर्मल अपन कह सकते हैं लड़ाई थी। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी इसलिए बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, अन्यथा ये बैठ नहीं सकता था, इतना योग्य था नहीं, क्योंकि शेर शाह सूरी था वो बहुत ज़्यादा योग्य था, इससे तो कहीं योग्य था। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। हुमायूं सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को बिल्लो बिल्ले बगिया यानी काला और रविवार को पीले वस्त्र पहनता था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में दीप पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। शेर शाह सूरी यानी कि अब कुछ टाइम के लिए सूरी वंश आ गया था, यानी कि मुगल वंश था। मुगल वंश के बाबर और हुमायूं को पढ़ा था, हुमायूं को और 1539-40 में और शेर शाह सूरी ने हराया था, तो कुछ टाइम के लिए सूरी और अपन पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खां था। इसके पिता का नाम हसन खां था। कनौज बिलग्राम की लड़ाई 1540 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुई थी। शेर शाह सूरी की गद्दी पर 1540 में लगभग 68 वर्ष की उम्र में बैठा था, यानी कि इतनी बुढ़ापे में भी और इतना योग्य। शेर शाह सूरी को अकबर का अग्रदूत भी कहा जाता है। शेर शाह सूरी ने यात्राओं की सुविधा हेतु अपने शासनकाल में अनेक सराय निर्मित कराई, यानी कि यात्रियों की सुविधा के लिए। सराय होती है बेसिकली प्याऊ, यानी पानी पीने के लिए, क्योंकि पहले पानी की व्यवस्था थी नहीं, तो यात्री थे, तो यात्रियों के लिए उसने सराय का निर्माण किया था। ग्रांड ट्रैक रोड यानी जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके और पटना कर दिया था। शेर शाह सूरी की मृत्यु तोप के फट जाने के कारण हुई थी। शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में विद्यमान स्थित है। शेर शाह सूरी ने दिल्ली में स्थित दीप पनाह, जिसको अपन कह सकते हैं कि निर्माण आपके हुमायूं ने करवाया था, दीप पनाह को विध्वंस कर पुराने किले का निर्माण किया। अकबर यानी कि दोबारा हुमायूं आ जाता, हुमायूं की और लाइब्रेरी से गिर के मृत्यु हो जाती, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर के मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हुमायूं का पुत्र अकबर जो अल्पकाल में या अल्प आयु में 15-16 साल का ही था उस टाइम पे, 15 साल का था और दिल्ली की सल्तनत पे बैठता है, दिल्ली की राजगद्दी पे बैठता है। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट, जो आज वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, के राणा विरसाल के महल में हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कुलानौर में हुआ। अकबर का संरक्षक बैराम खां या बैरम खां कह देते हैं, बैरम खां था। बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। अकबर अनपढ़ था, निरक्षर था, उसे ज्ञान अक्षर का ज्ञान नहीं था। पानीपत का द्वितीय युद्ध, प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर तथा एम्मू के मध्य हुआ था। एम्मू सूरवंशी आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। आदिल शाह ने एम्मू को विक्रमादित्य की उपाधि दी थी। एम्मू 22 लड़ाइयाँ लड़ चुका था और एक में भी पराजित नहीं हुआ था, यानी हारा नहीं था। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाया था। गुजरात विजय को स्मिथ ने विश्व की सबसे तेज यानी कि द्रुतगामी आक्रमण कहा है। गुजरात विजय को स्मिथ ने और द्रुतगामी यानी सबसे तेज विजय कहा है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप
के बीच हुआ। महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खां सूर था। राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर को अधीनता स्वीकार नहीं की, यानी कि राजपूत राजा महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और सारी उम्र क्या रहे, स्वतंत्र रहे। माना कि मेवाड़ का कुछ एक एरिया अकबर ने और फर्जी तरीके से ऑक्युपाइड कर लिया। में 1562 अकबर ने 1562 में रास प्रथा का अंत और 1563 में तीर्थ यात्रा समाप्ति तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया। यानी कुछ एक त्रुटि इसने, यानी 62 में इसने जो रास प्रथा उसका अंत, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा समाप्त कर दी और 1564 में जो फिरोज खां तुगलक द्वारा लगाया गया जजिया कर धार्मिक कर था उसे समाप्त कर दिया। अकबर ने ये अपने जीवन काल में बढ़िया काम किए थे। अकबर ने 1582 ईस्वी में, ये ने की जगह में हो गया तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है इसे। 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया। हिंदू राजा वीर ने इस धर्म को स्वीकार किया। दीन ए इलाही धर्म का पुरोहित अबुल फजल था। यानी कि अकबर द्वारा चलाया गया धर्म अगर आपसे पूछ ले, दीन ए इलाही था और इस स्वीकार हिंदू राजा वीर ने किया था और इसका पुरोहित कौन था, अबुल फजल। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना फतेहपुर सीकरी में की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक बृहस्पतिवार को धार्मिक वाद विवाद निपटाना था। अकबर पर सबसे अधिक प्रभाव हिंदू धर्म का पड़ा। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। अकबरनामा तथा आइन ए अकबरी नामक पुस्तकें अबुल फजल ने लिखी। अकबर के शासनकाल में हुए भूमि संबंधित सुधारों का श्रेय टोडर मल्लू, ये मल्लू नहीं मल्ल है, टोडर मल को जाता है, जो कि अकबर का राजस्व मंत्री था। यानी कि जो भूमि सुधार किए थे वो टोडरमल ने किए थे और टोडरमल राजस्व मंत्री था। यानी कि 9 रत्न थे अकबर के, ये 9 मंत्री थे, उन 9 मंत्रियों में से एक था टोडरमल। अकबर के दरबार में आने से पहले शेर शाह सूरी के दरबार में और था, यानी उसके दरबार में काम किया करता था। अकबर के 9 रत्न राजा मान सिंह, तानसेन, बिरबल, अबुल फजल, टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, हकीम उकाम, फैजी, अब्दुल रहीम, खाना खान। बिरबल आ गया क्या? हाँ आ गया। चलो अभी ये 9 आप याद रख लेना, 9 रत्न थे, 1-2 बार रिविजन करोगे तो याद हो जाएंगे। हकीम उकाम अकबर की रसोई का प्रधान था, यानी कि महाराज जी थे, रसोई के महाराज जी थे। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। उसके बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अब्दुल रहीम खान एक कवि तथा बैरम खां का पुत्र था। यानी रहीम जी थे वो एक कवि थे, यानी रहीमन बात ऐसे अगम्य की कैन सुन की नाई, ऐसे रहीम जी ने और दोहे भी लिखे या फिर दोहे लिखते थे, कवि थे। और ये जो बैरम खां 1556 से 1560 तक और अकबर का संरक्षक रहा था, उसका पुत्र था। तुलसीदास अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। भित्ति चित्र, भित्ति यानी जो दीवार पे चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र का प्रचलन अकबर के समय में हुआ था। वशावन को अकबर के समय का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है। अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी बनाई थी। अकबर ने ईसाइयों को आगरा तथा लाहौर में गिरजाघर बनाने की अनुमति दी थी। ये अपन ने अकबर के बारे में मोटा मोटी पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जहांगीर। जहांगीर 1605 से और 1627 के मध्य थे। सलीम नाम था इनका। जहांगीर का बचपन का नाम या फिर अपन कह सकते हैं वास्तविक नाम सलीम था। अकबर सलीम को शेखू बाबा के नाम से पुकारता था। शेख सलीम चिश्ती के नाम से, शेख सलीम चिश्ती की शुरुआत से और इस जहांगीर का जन्म हुआ था और इसीलिए इसका नाम शेखू था, शेखू बाबा, और सलीम भी था। चलो भी जहांगीर 1605 ईस्वी में जो अपन कह सकते हैं कि दिल्ली की गद्दी पे बैठा था और अपन कह सकते हैं कि मुगल इतिहास में सबसे लंपट राजा में से और एक था।
लंपट राजा तो काफ़ी हुए थे, उनमें एक था। जहांगीर ने न्याय की जंजीर आगरा किले के यमुना तट पर लगवाई। इस न्याय की जंजीर में 60 घंटियाँ थी। जहांगीर ने तमगा कर पर प्रतिबंध लगा दिया। शहजादा खुसरो ने 1606 ईस्वी में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ये खुसरो जो अपन कह सकते हैं शहजादा खुसरो थे, इसने और जहांगीर का विरोध किया। नूरजहां मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री थी। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। ये नूरजहां थी और ये बेसिकली इसकी जहांगीर की और वाइफ थी जहांगीर की। और लास्ट टाइम में जहांगीर तो पी पा के एकदम फेल हो गया था और नूरजहां शासन संभालती थी। और जहांगीर इस पे और जहांगीर एक दुआ भी बोलता था कि 1 किलो शराब हुए, 1 किलो कबाब हुए, नहीं 1 बोतल शराब हुए, आधा किलो कबाब हुए, नूरजहां दराज होए पावे खराब हुए, ऐसा कुछ लिखता भी था। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से शादी कर ली तथा इसके पिता को प्यामुल्ला की उपाधि थी। इत्मादला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। मुगल वित्रफला जहांगीर के समय में चरम पर मुगल वित्रफला नहीं चित्रकला, मुगल चित्रकला और जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पर फैल गई। ये थोड़ा सा सही कर लेना, ये त्रुटि है। वित्रफला क्या है? ये चित्रकला, जो चित्रकला थी वो जहांगीर के समय और चरम पे पहुंच गई थी, क्योंकि जहांगीर को युद्ध वगैरह से ज्यादा मतबल था नहीं। ये लंपट राजा था और चित्रकला इनमें ज्यादा डूबा रहता था। चलो भी जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार मंसूर अबुल हसन विसनदास उस्ताद मंसूर पक्षी, ये मंसूर है, ये थोड़ा यहाँ पर त्रुटि हो गई है। मंसूर उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार थे। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। जहांगीर पर सबसे अधिक प्रभाव अब्दुल रहीम खान का हुआ, यानी रहीम जी का, क्योंकि रहीम जी लिखने पढ़ने वाले थे और शायरी दोहे वगैरह करते थे और ये लंपट था ही। तो इस मूर्ख को कुछ और समझ में तो आता नहीं था और शायरी पे शायरी, शायरी पे शायरी वो सुनते जाता था। शाहजहाँ 1628 से 1658, शाहजहाँ 1628 में और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा, या फिर अपन कह सकते हैं मुगल वंश का शासक बना। शाहजहाँ का बचपन का नाम खुर्रम था। ये बेसिकली जहांगीर का पुत्र था। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमुंद बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसको मुमताज़ महल के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी याद में इसे ने और ताजमहल में आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया था, आगरे के महल का निर्माण करवाया था। मुमताज़ महल असफ खां की पुत्री थी। शाहजहाँ का संघर्ष सिखों के छठे गुरु हरगोविंद से हुआ। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने भेंट किया। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से निकला था। मुगल काल में गोलकुंडा हीरे का सबसे बड़ा केंद्र था, यानी जो गोलकुंडा साउथ इंडिया में पड़ता है बेसिकली, वो हीरों के उत्पादन की मुख्य अपन कह सकते हैं कि माइन थी। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, जिनमें दारा शिकोह बड़ा अच्छा आदमी था। उसे सबसे ज़्यादा प्रिय था उसमें, या फिर अपन कह सकते हैं चारों पुत्रों में सबसे ज़्यादा प्रिय दारा शिकोह था। शाहजहाँ ने दारा शिकोह को अप्रत्यक्ष रूप से अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और शाह ए बुलंद की उपाधि और दी थी। शाहजहाँ के मयूर सिंहासन का निर्माण बेग बादल खान ने किया था। इसे तख्त ए ताउत भी कहते थे। तख्त ए ताउस यानी कि शाहजहाँ के, और जो बेसिकली उसका जो शाहजहाँ का जो सिंहासन है उसे तख्त ताउत कहा जाता था और इसका निर्माण बेग बादल खान ने किया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बेसिकली शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर, वास्तुकला का स्वर्ण युग बेसिकली
जो शाहजहाँ के टाइम को, और मुगल काल का स्वर्ण युग अकबर के काल को कहा जाता है। दारा सिकोह ने 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद रज़्मनामा के नाम से बदायूनी ने किया था। ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद अहमद लाहौरी ने तैयार की तथा यह ईसा खां की देख रेख में बनवाया गया। 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच अंतिम लड़ाई दवराई की घाटी में हुई, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। दारा शिकोह को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब का भाई था और प्रतिद्वंदी भी था। औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद करके आगरा के किले में रखा, जहाँ शाहजहाँ की 1666 में और मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब यानी कि इतिहास के सबसे नीचों में से नीच का अपन टैग दी, तो जैसे औरंगजेब हो गया, गद्दाफी हो गया, या फिर अपन कह सकते हैं कि लादेन हो गया, हिटलर हो गया, उसी तरीके से औरंगजेब था। चलो भी, औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी लगभग 50 सालों तक दिल्ली की राजगद्दी पर रहा था। प्रथम बार औरंगजेब 1658 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा दूसरी बार राज्य अभिषेक 1659 में हुआ, यानी कि दिल्ली की राजगद्दी पर प्रथम बार बैठा 1658 में, और इसका राज्य अभिषेक प्रथम बार 1658 में हुआ था, और 1659 में इसने दोबारा राज्याभिषेक करवाया था, राज्याभिषेक करवाया था। औरंगजेब मुमताज महल का पुत्र था। मुमताज महल तो बेसिकली शाहजहाँ की वाइफ थी, जिनकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में जिंदा पीर किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान में जिंदा पीर किसे कहा जाता है। मैं आपके लिए जो इतनी मेहनत चल रही है, तो आप भी उसका कुछ न कुछ आउटपुट दे कि आप क्लास में कंटिन्यू है या नहीं है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखूंगा कि किस किस ने राजस्थान का जिंदा पीर बता रखा है। औरंगजेब ने प्रथम युद्ध ओरछा के झुंझार सिंह के विरुद्ध लड़ा। औरंगजेब ने 1668 ईस्वी में हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी और महाराज जय सिंह के बीच हुई। औरंगजेब के विरुद्ध मथुरा का जाट विद्रोह है, जाट नेता गोकुला के नेतृत्व में 1669 में हुआ। औरंगजेब ने जजिया कर अपने शासन काल में फिर से लागू कर दिया, यानी कि जजिया कर फिरोज खान तुगलक ने प्रथम बार लागू किया था। धार्मिक जो गैर मुस्लिम थे उन्हें अपने जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनके करने के लिए और कर देना पड़ा। अकबर ने इसे बंद कर दिया और इस लंपट औरंगजेब ने इसे दोबारा चालू कर दिया। यानी कि कोई भी राज्य है वो सबसे बेस्ट राज्य होता है सेकुलर। सेकुलर यानी कि जिसमें सर्वधर्म और सम्मान हो, यानी कि सभी धर्मों को और बराबरी का हक मिले, वो सेकुलर राज्य होता है। औरंगजेब के दरबार में हिंदू मनसबदार सर्वाधिक थे। इनकी संख्या लगभग 33% थी, यानी कि 100 में से और 33-34% और हिंदू दरबारी थे। मनसबदार कह सकते हैं, फिर अपन कह सकते हैं कि सरदार टाइप के लोग थे, या उसके नीचे काम करने वाले अधिकारी थे। बनारस के विश्वनाथ मंदिर तथा मथुरा की केशवदेव मंदिर को औरंगजेब ने 1669 में तुड़वा दिया। इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई। पर नाको कट्यो। मुगल वंश के बारे में अपन और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। मुगलकालीन सेना संगठन मनसबदार प्रथा कहलाती थी। कुछ मनसबदारों को नगद वेतन दिया जाता था और कुछ एक को भूमि से और टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार दिया गया था। मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। निसार सिक्कों का प्रचलन जहांगीर के टाइम पे हुआ था। अन्ना सिक्कों का चलन शाहजहाँ के टाइम काल में हुआ था। अब आप एक बात बताओ, टका सिक्कों का, जो टका नाम के सिक्के थे, उनका चलन किसके काल में हुआ था? औरंगजेब एक वीणा वादक था, यानी कि औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा। अकबर नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा नगाड़ा बजा।
मुगल साम्राज्य का प्रथम कठपुतली शासक जांदर शाह था। जांदर शाह को लंपट मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। मुगल शासक मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। फ़र्रुखसियार की हत्या सैयद बंधुओं ने की थी। सैयद बंधु ये बेसिकली किंग मेकर थे, यानी कि सैयद बंधुओं को भारतीय इतिहास का नृप निर्माता यानी कि राजा निर्माता किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। यह अपने साथ मयूर सिंहासन ले गया, यानी नादिर शाह था जो तख्ते ताउस है वो साथ में ले गया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। औरंगजेबों ने इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जहां 1862 में इसकी मृत्यु हो जाती है। जो मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जो जफर नाम से जफर तकल्लुफ से अपनी कविता लिखते थे, वो बेसिकली 1857 की क्रांति के लीडर थे और अंग्रेजों ने नाराज होके इन्हें रंगून भेज दिया, वहां पर इनकी मृत्यु हुई। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाई हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य, ये तुंगभद्रा नाम गलत लिखा हुआ है तो आप सही कर लेना, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की महानतम शासक कृष्णदेव राय था। यह बाबर के समकालीन था, यानी कृष्णदेव राय था वो बाबर के समकालीन था। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले 8 कवियों को कहा जाता था। जैसे अष्टदिग्गज किसके काल में किस राजा के, और अपन कह सकते हैं कि राज्य में थे, तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के राज्य में थे, और नवरत्न वो अकबर के अपन कह सकते हैं दरबार में थे। कृष्णदेव राय तेलुगु साहित्य का महान विद्वान था। इसने आमतुलक माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय के शासन को तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तालीकोटा राक्षसी तरंगी का युद्ध 1565 में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना, अब बहमनी साम्राज्य देख लेते हैं। ये जो ऊपर वाला था कृष्णदेव राय यानी हरिहर बुक्का, ये शुरुआत में हिंदू थे, फिर हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए, वो मुस्लिम से दोबारा हिंदू हो गए थे। तो विजयनगर एम्पायर था ये बेसिकली हिंदू साम्राज्य था, और ये बहमनी था ये मुस्लिम साम्राज्य था। की स्थापना, जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में जफर खां हसन गंगू ने की थी, महाराष्ट्र के आसपास था। 1337 में सरदारों और अमीरों ने जफर खां हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि देकर शासक बनाया। इसने अपनी राजधानी गुलबर्ग को बनाया था, गुलबर्गा बनाई थी। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नाम एहसानाबाद रख दिया। शिवाजी, अब देख लेते हैं हम, ये विजयनगर पढ़ लिया, विजयनगर के बाद अपन ने और बहमनी पढ़ लिया, और बहमनी के बाद अपन मराठा पढ़ेंगे। यहाँ पे मराठा राजवंश कह सकते हैं, मराठा वंश या मराठा साम्राज्य कह सकते हैं, यहाँ से मराठा साम्राज्य शुरू है। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में सिवनेर के किले में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार 1630 ईस्वी में। शिवाजी के पिता का नाम सयाजी भोसले तथा माता का नाम जिजाबाई था। शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी के गुरु दादाजी कोंडदेव का था। दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षक भी थे और गुरु भी थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे, यानी आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। गुरु रामदास ने दासबोध तथा आनंद भवन नामक पुस्तकों की रचना की थी। शिवाजी ने सबसे पहले 1646 ईस्वी में तोरण के किले पर अधिकार किया। शिवाजी ने पहली बार मुगलों
से 1657 ईस्वी में युद्ध किया। शिवाजी ने 1659 ईस्वी में सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया। शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। नोट अष्टदिग्गज, अष्टप्रधान तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था, और अष्टदिग्गज किसके दरबारियों को कहा जाता? कृष्णदेव राय के दरबारियों को कहा जाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पद पेशवा का था, यानी पेशवा मंत्री थे बेसिकली। पेशवा जो बाद में अपन कह सकते किंग बन गए थे। पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था एवं अमात्य वित्त मंत्री कहा जाता था। मराठाओं की राजभाषा या फिर अपन कह सकते राजकाज की भाषा मराठी थी। चौथ तथा सरदेशमुखी शिवाजी द्वारा लगाए जाने वाले 2 कर थे। चौथ यानी कि जमीन पर जमीन का जो 100% हिस्सा है उस पर 25% उसकी कमाई का और अपन कह सकते टैक्स लगेगा, और सरदेशमुखी 10% ये टैक्स था, ये डायरेक्ट टैक्स था। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतबाड़ी प्रथा पर आधारित थी। हमारे रैयत का अर्थ होता है किसान, और रैयतबाड़ी यानी कि किसानों से कर लेने की व्यवस्था, बेसिकली टैक्स सिस्टम था ये। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंग भट्ट ने रायगढ़ में किया था, और शिवाजी को छत्रपति की उपाधि दी थी। पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के बाद वंशानुगत हो गया था। पेशवा यानी कि जो अपन कह सकते हैं कि शुरुआत में और प्रधानमंत्री थे, वो अपन कह सकते हैं मुख्य भूमिका में आ गए थे। शिवाजी ने भूमि मापने के लिए काठी नामक मापक पद्धति का प्रयोग किया था। शिवाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी, यानी बेसिकली शिवाजी की मृत्यु 1680 के आसपास हो गई थी, यानी कि जिस टाइम पे और राज सिंह राजस्थान में थे और ऊपर या फिर अपन कह सकते हैं दिल्ली में औरंगजेब थे उसी टाइम में, और अपने शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। संभाजी कथा है ये महाराज मेरे की। संभाजी पे सॉन्ग भी है बहुत शानदार। संभाजी ने औरंगजेब के विरुद्ध पुत्र मोहम्मद अकबर को शरण दी। संभाजी को औरंगजेब द्वारा बहादुरगढ़ में मार दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसका भाई राजा राम राजा बना। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठाया। ताराबाई ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा। 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा प्रधानमंत्री बन गया। बाजीराव प्रथम शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध, ये गुरिल्ला युद्ध तकनीक होती है वॉर टैक्टिक का सबसे बड़ा प्रतिपादक था बाजीराव प्रथम। बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली हमारी जो मध्यकालीन इतिहास है, हमारी जो मध्यकालीन हिस्ट्री है या फिर अपन कहते हैं मिडिवल हिस्ट्री है, वो मात्र 1 घंटे में फिनिश हो गई है। और आप ये वीडियो बार बार देखिए। और इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। डबल स्पीड में देख लीजिए, आधे घंटे में आपका काम फिनिश है। और मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। और ऐसी ही अगर आपको मैराथन चाहिए तो अपने चैनल पे बम्पर उठा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।